तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। 300 साल से भी ज्यादा का इतिहास और हम इसे समझेंगे एक क्विक एग्जाम फोकस्ड रिव्यू में। मतलब सिर्फ वो बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सबसे जरूरी शासक और सबसे जरूरी घटनाएं। तो दिल्ली सल्तनत का पूरा ढांचा 5 बड़े राजवंशों पर टिका है। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिरी में आते हैं लोधी। ये एक पूरा क्रोनोलॉजिकल मैप है जिसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले देखेंगे कि सल्तनत की जमीन कैसे तैयार हुई, फिर गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे, फिर आएगा महत्वाकांक्षा का दौर, उसके बाद सल्तनत का पतन और आखिर में एक युग का अंत। तो पहला भाग मंच की तैयारी, मतलब वो आक्रमण जिन्होंने रास्ता बनाया। देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक रात में नहीं बन गई। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, कई आक्रमणों की जिन्होंने इसके लिए जमीन तैयार की। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अच्छा, तो सल्तनत से पहले 3 बड़े नाम याद रखने जरूरी हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, पहला अरब आक्रमणकारी। फिर आता है महमूद गजनवी, पहला तुर्क, और इसने तो भारत पर 17 बार हमला किया। इसका मकसद था लूटपाट। और आखिर में मोहम्मद गोरी, दूसरा तुर्क आक्रमणकारी। इसकी जीत ही दिल्ली सल्तनत की असली नींव बनी। और ये मोड़ आता है तराइन की लड़ाइयों से। जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर इतिहास कैसे पूरी तरह पलट गया। 1191 तराइन की पहली लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हार जाता है, कहानी खत्म नहीं। ठीक 1 साल बाद 1192 गौरी पूरी तैयारी से वापस आता है और इस बार जीत उसकी होती है। और बस इसी जीत के साथ उत्तरी भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ गई। तो अब हम आते हैं भाग 2 पर, गुलाम वंश। इसी जीत के बाद दिल्ली सल्तनत की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है और नाम है इसका गुलाम वंश। अब ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक सीधी सी वजह है। इसके कई बड़े शासक असल में किसी जमाने में गुलाम थे। हाँ, तो ये 5 राजवंशों का क्रम याद रखने में कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी मजेदार ट्रिक है। सख्त सा लौंडा, स से स्लेव या गुलाम, क से खिलजी, त से तुगलक, फिर स से सैयद और ल से लोधी। सिंपल। तो ये गुलाम वाली बात है क्या? देखिए, ये एक पूरी चेन है। मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर ऐबक का भी एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो बाद में सुल्तान बना। तो ये एक तरह से गुलामों से सुल्तान बनने की एक अनोखी परंपरा जैसी थी। तो पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी थी लाहौर। अपनी दरियादिली के लिए उन्हें लाख बख्श भी कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का काम इन्होंने ही शुरू करवाया था और इनकी मौत काफी अजीब तरीके से हुई, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। अब गुलाम वंश के 2 सबसे बड़े स्तंभों को देखते हैं, इल्तुतमिश और बलबन। दोनों बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, नए सिक्के चलाए और इक्ता चहलगानी जैसे सिस्टम बनाए। दूसरी तरफ जब बलबन आया तो उसने सबसे पहले उसी चहलगानी को खत्म किया और लौह और रक्त की सख्त नीति अपनाई, मतलब बिल्कुल नो नॉनसेंस रूलर। और इसी वंश में एक बहुत ही खास नाम आता है, रजिया सुल्तान का। इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। कमाल की बात तो यह है कि उस दौर के इतिहासकार भी मानते थे कि वो अपने भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं। हाँ, ये और बात है कि उनका शासन बस 4 साल ही चल पाया। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, महत्वाकांक्षा का युग। ये वो दौर है जब सल्तनत अपने पीक पर पहुंची। खिलजी और तुगलक वंश के समय सल्तनत का नक्शा बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ऊंचाई पर होते हैं तो वहीं से ढलान भी शुरू होती है। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कई लोग इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे अहम सुल्तान मानते हैं। और क्यों न माने? बाजार पर पूरा कंट्रोल, कीमतों को फिक्स कर दिया, सेना के लिए दाग और चेहरा सिस्टम लाया ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, नए नए टैक्सेस लगाए। इनके सुधार बहुत असरदार थे, पर हाँ, उतने ही सख्त भी। अलाउद्दीन के ज़माने में ही पहली बार सल्तनत की पहुंच दक्षिण भारत तक हुई और इस काम को अंजाम दिया उसके सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर ने। उसने यादवों से लेकर पांड्यों तक सबको हराया और सल्तनत का परचम दक्षिण में लहराया। अब आते हैं तुगलक वंश पर, और यहां हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के सुल्तान मिलते हैं।
एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहता है, आइडियाज बड़े बड़े लेकिन सब फेल। और दूसरी तरफ उसका कजन फिरोज शाह तुगलक, जो एक स्टेबलाइजर था। उसका फोकस था सल्तनत को मजबूत करना, चीजें बनाना। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मशहूर नाकामियों की बात करें तो लिस्ट लंबी है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी, फिर वापस ले आया, टोकन करेंसी चलाई, पीतल और तांबे के सिक्के जिनकी लोगों ने घर में ही नकल बना ली। खुरासान और कराचिल के सैनिक अभियान, वो भी पूरी तरह फेल। हर बड़ा आइडिया एक बड़ी तबाही साबित हुआ। वहीं फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल उलट था। वो एक बिल्डर था। उसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे नए शहर बसाए, गुलामों और गरीबों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, यहाँ तक कि एक अस्पताल भी खुलवाया। हाँ, उसने एक बड़ा बदलाव किया, इक्ता सिस्टम को वंशानुगत बना दिया, जिसका असर बाद में देखने को मिला। तो अब हम आगे हैं चौथे भाग में, सल्तनत का पतन। तुगलकों के बाद दिल्ली की गद्दी कमजोर पड़ने लगी। जो एक मजबूत सेंट्रल पावर थी वो बिखरने लगी, और यहीं से शुरू होता है कमजोर राजवंशों और सिकुड़ते साम्राज्य का दौर। इस पतन की सबसे बड़ी वजहों में से एक था 1398 में तैमूर का हमला। उसने तुगलक वंश की कमर ही तोड़ दी। उसके बाद आए सैयद, जिनकी नींव खिज़्र खान ने रखी, और फिर आते हैं लोधी, जो पहले अफगान शासक थे। बहलोल लोदी ने इसकी शुरुआत की और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, जो आगे चलकर बहुत बड़ा सेंटर बना। और अब कहानी का पांचवां और आखिरी हिस्सा, एक युग का अंत। एक ऐसी लड़ाई जिसने दिल्ली सल्तनत का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया और हिंदुस्तान में एक नए शानदार साम्राज्य का रास्ता खोला। तो ये अंत हुआ कैसे? वजह थी घर की लड़ाई। आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। उससे उसका ही एक गवर्नर दौलत खान लोधी बहुत नाराज था, और उसने गुस्से में आकर काबुल के शासक बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और ये एक ऐसी भूल साबित हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल था 1526, जगह थी पानीपत। एक तरफ बाबर की छोटी मगर बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी फौज। नतीजा, बाबर जीता, इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के 320 साल के शासन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने क्या खूब कहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई का नतीजा था दिल्ली का साम्राज्य, और पानीपत की पहली लड़ाई का नतीजा था मुगलों का साम्राज्य। मतलब एक लड़ाई ने सल्तनत को शुरू किया और दूसरी ने उसे खत्म कर मुगलों के लिए रास्ता बनाया। बस दो लड़ाइयों ने हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े साम्राज्यों की किस्मत लिख दी। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल पे आकर रुकते हैं। जब एक सल्तनत खत्म होती है और एक नया साम्राज्य शुरू होता है, तो क्या सिर्फ राजा रानी बदलते हैं, या फिर पूरे समाज की बुनियाद ही बदल जाती है?